मीडिया मैप न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर मदानी। आज मेरे साथ साधना भारती हैं जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं साधना भारती से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के आइंदा मंसूबे क्या हैं और वो खुद को किस भूमिका में देखती हैं। साधना जी, हमारा इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के युवा नेता के रूप में आप अपनी क्या भूमिका देखती हैं? देखिए, मैं 2.5 साल की उम्र से मैंने बोलना शुरू किया था और मुझे आध्यात्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में बोलते हुए आज 27 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और इन 27 सालों में 25 अक्टूबर 2003 को मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी से पहली बार मिली थी। 1 घंटा मेरा वार्तालाप हुआ और 1 घंटा वार्तालाप में मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनके जीवन की जंग में दंग कर देने वाले ऐतिहासिक परिणामों के सार से और जो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा है उससे बेहद प्रभावित हुई। और उसके बाद मैंने कांग्रेस में आने का निर्णय लिया और मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपनी नन्ही स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले रायबरेली में सन 2004 में रायबरेली सोनिया जी की स्टार प्रचारक के रूप में और अमेठी में आदरणीय राहुल गांधी जी की स्टार प्रचारक के रूप में मैंने सबसे पहले प्रचार किया। उसके बाद स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, देश भर के कोने कोने में मैंने हेलीकॉप्टरों से भी जनसभाएं संबोधित की, पदयात्राएं भी की, जनता तक पहुंचने के हर माध्यम से जनता तक पहुंचने का काम किया और अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का काम किया। और 2004 में हमने सरकार भी बनाई थी उस समय पर और तब से ये सफर राजनीतिक शुरू हुआ। उससे पहले आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत रही मैं और अभी भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हूँ और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे कम उम्र की इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने मुझे बनाया और आज मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नेशनल न्यूज चैनलों पर टीवी डिबेट्स में बैठने का काम करती हूँ, न्याय की आवाज बुलंद करने का काम करती हूँ, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज उठाने का काम करती हूँ, अपनी पार्टी की विचारधारा को रखने के साथ साथ जो अन्याय के खिलाफ बिगुल जो बजाया है हमने उस बिगुल को बजाने का मैं काम करती हूँ। साथ ही साथ भारतीय ओबीसी महासभा की नेशनल कन्वेनर हूँ, मुख्य संयोजक हूँ और उसके नाते हमने चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो या ओबीसी समुदाय के साथ जब भी कहीं अन्याय, अत्याचार, शोषण होने का काम हुआ तब तब आवाज उठाई। अभी मैं आपको एकदम रिसेंट का एक, वैसे तो हम हर वक्त मोर्चे पे खड़े रहते हैं और लेकिन अभी एक रिसेंट मैं आपको घटना से बिल्कुल वो कराना चाहूंगी, वाकिफ कराना चाहूंगी कि शिवपुरी गुन्हा आदरणीय सिंधिया जी का लोकसभा क्षेत्र है और उस लोकसभा क्षेत्र में एक मंदिर के महंत ने एक लोधी ओबीसी बच्ची को जो विकलांग थी, दर्शनार्थी थी, मंदिर में दर्शन करने आई थी, उसके साथ बलात्कार किया और उसके पिता को जान से मारने की धमकी का डर दिखाकर बलात्कार बार बार किया। और उसके बाद जब ये बात संज्ञान में आई उस समय वो बच्ची गर्भवती हो चुकी थी और गर्भवती करने के बाद वो जो मंदिर का महंत है वहां से फरार हो गया। जब मुझे इस बात की सूचना मिली तब 8 महीने की गर्भवती थी वो पीड़िता और तब मैंने वहां एसपी से बात की, इसके लिए आंदोलन हमने किए, शिवपुरी में डीएम तक हमने धरना प्रदर्शन करके, उसमें पूरी कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग था, भारतीय ओबीसी महासभा का सहयोग था और अन्य दलित, ओबीसी, एससी, एसटी सभी लोग वहां सम्मिलित हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन को मजबूती प्रदान की और उस धरने को करते हुए हम डीएम तक पहुंचे, हमने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम से। लेकिन मुझे लगता है आजादी से अब तक इतिहास की ऐसी पहली घटना होगी जहां पीड़िता गर्भवती हुई, 9 महीने के बाद उसने एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन अभी तक वो मंदिर का महंत बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जहां एक बच्ची का बलात्कार होता है, विकलांग बच्ची का, ओबीसी बच्ची का, उसके बाद वो बलात्कार होने के बाद गर्भवती होती है, 9 महीने का समय पूरा चला जाता है, वो पीड़िता एक बच्चे को, नाजायज बच्चे को तक जन्म दे देती है, लेकिन मध्य प्रदेश का शासन और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है और अभी तक उस मंदिर के जो महंत है, जो पीड़ित, जो आरोपी है बलात्कार का, उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे लगता है साधना जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो अपनी ये यात्रा की, बचपन से लेकर अब तक की जो यात्रा आपकी है जी, और कांग्रेस पार्टी से जो आपका जुड़ा हुआ है, तो आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची? देखिए, किसी भी मुकाम तक कोई व्यक्ति अकेले नहीं पहुंचता, तो
तो मुझे लगता है हर कहते हैं कि जब ईश्वर का भी दर्शन करना है तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो मेरे जीवन में गुरु की भूमिका निभाई। मैं प्रथम गुरु कहती हूँ अपने पिताजी को। वैसे तो माता पिता प्रथम गुरु होते ही हैं, लेकिन पिताजी को मैंने प्रथम गुरु माना और अभी भी गुरु की भूमिका में है। उंगली पकड़कर चलना तो सिखाया ही, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में जब मैं पढ़ नहीं सकती थी 2.5 साल की उम्र में, 3.5 साल की उम्र में मैंने पहली प्रेस वार्ता संबोधित की इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में दिल्ली के। तो मुझे लगता है ये सब मेरे पिताजी का सहयोग और मेरा जो पूरा परिवार में संयुक्त परिवार की परिपाटी में पली बड़ी बच्ची हूँ, तो हमारे पूरे परिवार का सहयोग रहा और विशेष तौर पे मेरे पिता राजेश राजपूत जी का सहयोग रहा। और मेरी माता ने मुझे एक बहुत छोटी थी तो एक सबसे पहले एक कविता याद कराई थी कि लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की बोली में, अर्थी चढ़ी हजारों की कन्या बैठ ना पाई डोली में, कितनों ने अपनी कन्या के पीले हाथ कराने में, कहां कहां तक मस्तक टेके आती शर्म बताने में, कितनों ने मकान बेचे अब तक अपने रहने के, एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत इस दहेज की अग्नि में जल जाएगा। तो ये पहली कविता थी। और उसके बाद एक और कविता की कि माँ मुझे बंदूक दिला दो मैं भी लड़ने जाऊंगी, नन्हे नन्हे हाथों से दुश्मन को मार भगाऊंगी, भारत की वीर सिपाही बन जाऊंगी और माँ के कष्ट मिटाऊंगी। तो ये कविता मेरी माता ने मुझे कंठस्थ कराई। काफी इंटरेस्टिंग है आपका जीवन की ये यात्रा। तो इसके बाद मैंने ये जो पहली स्पीच दी ये मेरी माता, तो मेरे प्रथम गुरु पिताजी, माता पिता, और द्वितीय गुरु मैं कृष्ण भगवान को मानती हूँ। और द्वितीय इसलिए कहती हूँ क्योंकि कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो मेरे पिताजी ने मुझे कृष्ण भगवान का और भक्ति का आगे रास्ता दिखाया। तो प्रथम गुरु पिताजी और द्वितीय गुरु कृष्ण भगवान को मैंने माना। एक बड़ा सवाल इस समय ये है कि 2014 से जी कांग्रेस पार्टी की जो पोजीशन है वो डाउन हो रही है। अभी 2024 के इलेक्शन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आगे इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जब हम चुनावी रणभूमि में उतरते हैं तो एक योद्धा की तरह उतरते हैं। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हारने के लिए तो कोई चुनाव नहीं लड़ता। हम पूरी तैयारी के साथ उतरे। हमने चाहे लड़की हो लड़ सकती हूँ का नारा हो, चाहे इंदिरा जी के टाइम में गरीबी हटाओ का नारा हो, उससे लेकर अब तक हमने मजबूती से अपने मोर्चे पे खड़े रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक योद्धा बनकर चुनाव में रणभूमि में भूमिका एक योद्धा की निभाता आया है। और मुझे लगता है पांडवों और कौरवों में जैसे हुई थी, एक तरफ पांडवों की सेना थी, एक तरफ कौरवों की, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पांडवों की सेना है। अज्ञातवास जरूर खत्म होगा और हम इस रणभूमि में जमकर लड़ाई लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ और अहंकारियों के खिलाफ। तो जब मैं तो यही कहती हूँ, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। तो जब इनका अहंकार नहीं टिका तो मुझे लगता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अहंकार भी नहीं टिकेगा। क्योंकि मुझे लगता है एक विशेष तौर पर एक भूमिका निभाती है मीडिया। तो जो आप कहते हैं कि एक क्यों ऐसा परिदृश्य सिनेरियो हमारे सामने है, तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण लगता है पॉइंट कि मीडिया को जरूर मैं कहूंगी। मैं तो खुलकर कहती हूँ, कभी मैं तो नेशनल टेलीविजन पर बैठती हूँ तो बहस हो जाती है हमारी एंकर से, लेकिन मुझे लगता है यूट्यूब चैनल्स ने, और चाहे आपका चैनल हो चाहे यूट्यूब पे जो चैनल है जो इस पे मोर्चाबंदी किया, जो पत्रकारिता का असली मतलब है उसको जीवित किए हुए हैं कि अंतिम व्यक्ति की आवाज ऊपर बैठे हुए आदमी तक पहुंचानी है, और ये इतनी पहुंचानी है कि वो एक्शन ले ले और वो एक्शन इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये काम मीडिया का रहा है। मीडिया इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका नहीं निभा रहा है। उस स्तंभ को कमजोर करने में खुद मीडिया के लोग लगे हुए हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थवश लगे हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्या है कि जब जब पेट्रोल के दाम बढ़े, कांग्रेस के शासन में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी कम थी, आज कच्चे तेल के दाम कम है और तब भी पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई। हमारे शासन में कच्चे तेल के दाम ज्यादा थे, तब भी हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें सीमित रखी। महंगाई कितनी बढ़ गई, दाल के तेल के आप दाम देख लीजिए, सीएनजी के दाम एकदम से बढ़ा दिए गए। कांग्रेस शासन में सीएनजी के दाम कितने, तो मुझे लगता है ये बातें, और जितने हम आंदोलन करते हैं, चाहे हमने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया हो, चाहे हमने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया हो, तो जब जब विपक्ष आंदोलन करता है तो मीडिया उसे दिखाता है, जनता तो वही देखती है, लेकिन मीडिया उन आंदोलनों को दिखाने का ही काम नहीं करती और फिर ये कहा जाता है कि विपक्ष शांत बैठा है। विपक्ष कभी शांत नहीं बैठा। कांग्रेस ने लगातार आंदोलन की, महंगाई पर हमने मोर्चाबंदी की, हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया का, और मुझे लगता है अब मीडिया को जाग जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए मीडिया का कहीं ना कहीं एक तरीके से बायस्ड हो जाना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए खतरा है। आम आदमी की आवाज आप उठा रहे हैं जी, लेकिन अभी 2 इलेक्शन सामने खड़े हैं, 2 चुनाव, एक पश्चिम बंगाल और एक बिहार। बिहार पहले, पश्चिम बंगाल बाद में। हाँ। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है?
देखिए अभी से हमारी तैयारियां लगातार, हमारे नेताओं के टूर वहाँ लग रहे हैं, लगातार हम जा रहे हैं वहां पर। हमने बिहार के अंदर देखिए जमीनी लोगों को हमने खड़ा करने का, जो राहुल गांधी जी का अब जो लक्ष्य, उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, हमने कहा जातिगत जनगणना करानी है। और इसीलिए करानी है कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उसे जो उसके अधिकारों से वंचित है वो मिलने चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जितना आरक्षण दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता, 27% कहते हैं और 14% से भी कम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, इनको उठाने के लिए हमने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और बिहार में जातीय सर्वे हुआ, उसने सबको चौंका भी दिया था। तो मुझे तैयारी लगता क्या है है आपकी? हमारी तैयारियां इन्हीं मोर्चों पे, हम गरीबी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, जातिगत जनगणना हो, इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से जाएंगे। और मुझे लगता है जनता इन मुद्दों पे हमारा साथ देगी और हमारी सरकार बनाने में मदद करेगी, अपना वोट देगी। राजनीति के क्षेत्र में आपका रोल मॉडल कौन है? देखिए मुझे तो रोल मॉडल तो, मैं सबसे पहले मिली तो आदरणीय सोनिया गांधी जी से मिली, उससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने मुझे ये कहा कि पार्टी में, तो दिग्विजय सिंह जी को मैं दादाजी मानती हूँ और आज भी उनका उतना ही सम्मान है। उन्होंने ही मुझे कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले आई थी, बहुत छोटी सी थी और मुझे बहुत स्नेह उन्होंने हमेशा किया है, आज भी करते हैं। ऑस्कर फर्नांडिस जी, दिग्विजय सिंह जी, इनका बहुत स्नेह रहा। ऑस्कर जी तो अब नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी आज भी पूरी मजबूती से मेरा हमेशा साथ देने का काम करते हैं। और मेरी रोल मॉडल तो मैं सोनिया गांधी जी को बचपन में मानती रही हूँ। और वैसे मैं अपना रोल मॉडल मानूं, मेरे पिताजी से बढ़कर मेरे लिए कोई रोल मॉडल नहीं होता, चाहे राजनीति में हो चाहे व्यक्तिगत जीवन में। हमसे बात करने के लिए बहुत 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 बहुत